हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 107 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज वो कर रहे हैं। और ये 5/12/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। और गाइज बहुत जल्दी हम 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उन क्वेश्चन को आप देखेंगे गाइज तो साइंस में आपकी नॉलेज है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और मेरे हिसाब से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट कीजिएगा 6 अक्टूबर से हम उस सीरीज को शुरू करेंगे। और गाइज उस सीरीज पर आप बहुत ज़्यादा प्यार देना। इस वीडियो की सीरीज पर ही आपने जो प्यार दिया है उस सीरीज पर भी उतना प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि यदि एक तरंग 10 मीटर की दूरी 0.04 सेकंड में तय करती है, इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। अब देखिए गाइज, मैंने आपको ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है ध्वनि वाले चैप्टर में कि जो वेग होता है ना, वेग बराबर होता है आपका लैम्डा इंटू आवृत्ति। तो देखिए आपसे पूछा है कि भाई आवृत्ति का आपसे तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा होता है ना वो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। लैम्डा होता है वो आपका तरंग दैर्ध्य होता है। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन म्यू, ठीक है, यानी कि वेग अपॉन आपकी आवृत्ति। अब देखिए वेग कैसे ज्ञात करेंगे। वेग क्या होता है, दूरी बटे आपका समय। अब देखिए दूरी आपको दे रखी है 10 मीटर और टाइम आपको दे रखा है ये। तो पहले तो हम वेग निकालते हैं। वेग क्या आ जाएगा भाई, दूरी है 30 मीटर, वो दूरी आपकी है 10 मीटर बटे आपका टाइम है वो आपका है 0.04 सेकंड इंटू आवृत्ति है उसका भाग लगाना है। आवृत्ति कितनी है, आपका आवृत्ति दे रखिए आपका 200 हर्ट्ज। तो 1/200 ये हो जाएगी, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया और यहाँ पर देखिए नीचे क्या आ जाएगा 0.04 इंटू आपका 1/20। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा। देखिए अब देखिए इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर आपके 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और फिर दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ 0.04 इंटू 20। अब देखिए अगर आप हल करते हैं 0.1/0.04 इंटू 20 को, तो देखिए ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/8 और 10/8 को हल करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। और लैम्डा है, लैम्डा आ गई मीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा बराबर 1.25 मीटर, ठीक है। 1.25 मीटर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में पाई जाती है। अब दोस्तों आपके जो पदार्थ होते हैं ना मेनली 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब होता क्या है कि ठोस होते हैं उनके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। आपके गैस होते हैं उनमें थोड़ी दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके वो द्रव होते हैं थोड़ी दूर होते हैं, लेकिन गैस होते हैं उनमें बहुत ही दूर होते हैं। तो होता क्या है कि गैस होते हैं उनमें अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है ना बहुत कम होता है, इसलिए इनके कण होते हैं इनके बीच जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा गैस, कि गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यूटेरस होता है वो आपका होता है, ठीक है। आपका ओवेरी होती है वो भी होता है, फैलोपियन ट्यूब ये भी होता है, ठीक है, ये आपका ओवेरी। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना आपका, ठीक है, शुक्रवाहिनी, यह आपका पुरुष यानी कि नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है शुक्रवाहिनी, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। अब देखिए ये आपके वर्गीकरण का है, जीवों को वर्गीकरण में बांटा गया था तो उसको वर्गीकरण करने के बहुत सारे आधार माने गए थे। तो मैंने आपको ये वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सबसे छोटी होती है आपकी जाति, इसको स्पीसीज बोलते हैं, और सबसे बड़ा होता है किंगडम। तो ये पूछा कि सबसे अच्छा आपका जो क्रम लिखा गया है कौन सा क्रम सही है। तो देखिए सबसे छोटा होता है स्पीसीज, उसके बाद होता है आपका जीनस, उसके बाद होता है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ये इस प्रकार से आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। अब देखिए पहले तो आपको कैपिटल जी क्या होता है। कैपिटल जी होता है गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। अब देखिए कैपिटल जी होती है ना, इसका मान आपके हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। अब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो आपकी होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यह आपकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 किलो न्यूटन की एक लकड़ी के ब्लॉक है, उसको 10 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर विस्थापित करना है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
अब देखिए कार्य की परिभाषा से ये क्वेश्चन होगा। कार्य की परिभाषा क्या होती है कि W बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है, यानी कि आपका बल इंटू विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब देखिए F का मान दे रखा है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन का मतलब होता है कि भाई 2000 न्यूटन, ठीक है। S का मतलब होता है विस्थापन यानी कि 10 मीटर, और cos थीटा यानी कि cos 45। अब cos 45 आप जानते हैं क्या होता है 1/√2। क्या होता है cos 1/2, आपका जो cos 45 होता है वो आपका होता है 1/√2। तो गाइज ये आपका आ जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, 1/√2 इसको आप हल कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो आंसर आ जाएगा वो आपको देख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको हल कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा जूल में आएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों को रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखा था। अब देखिए आपके तत्व होते हैं उनको रासायनिक प्रतीकों को लिखना है, वो बहुत ही सिंपल सा होता है ना। आपको पता है बहुत सारे प्रतीक हैं वर्तमान में लिखे जाते हैं, लगभग सभी तत्वों के अलग अलग प्रतीक होते हैं, और आपके ज़्यादातर शब्द हैं लैटिन भाषा से लिखे गए हैं, बहुत सारे आपके अंग्रेजी भाषा से लिखे गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपका डाल्टन था जिसने आपके तत्वों को रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा किसने लिखा था, डाल्टन ने सबसे पहले लिखा था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि स्थायी उत्तक किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपसे पूछा कि 4 एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें बताने कि कौन सा उत्तक है वो स्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। तो देखिए स्थायी उत्तक जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें से आपके कोलनकाइमा, स्क्लेनकाइमा और पेरेन्काइमा तीनों उसके प्रकार होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है विभाजित उत्तक, ये आपका अलग प्रकार से उत्तक होता है। उत्तक जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपके जो उत्तक होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका होता है मेरिस्मेटिक, एक आपका होता है स्थायी। तो स्थायी में आपके स्क्लेनकाइमा, कोलनकाइमा और पेरेन्काइमा तीनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो इसका एग्जाम्पल नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न ये कि किस प्रकार का बल आपके वस्तु को गति प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि आपकी कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो उस पर किस प्रकार का बल है वो कार्य कर रहा है। अब देखिए असंतुलित बल होता है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर संतुलित बल लगाते हैं ना, कल भी मैंने आपको बताया संतुलित बल क्या होता है, अगर दोनों दिशाओं से अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है समान मात्रा में, उसे बोलते हैं संतुलित बल। यानी कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, आपने इधर से पकड़ के दोनों तरफ से पकड़ के उसको कॉम्प्रेस किया, या आपका कोई बैलून है, कोई गुब्बारा है, उसको आपने दोनों तरफ से पकड़ के उस पर कॉम्प्रेस किया, तो वो आपका होता है संतुलित बल। उससे केवल उसका आकार बदलता है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और विद्युत बल और चुंबकीय बल का तो गति से संबंध होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। असंतुलित बल के कारण आपकी वस्तु होती है वो आपकी गति कर पाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु 6 सेकंड में 24 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है। देखिए औसत गति क्या होती है कि भाई कुल दूरी बटे कुल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस आना बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका आपका होता है। अब देखिए कुल दूरी क्या है 16 मीटर प्लस 24 मीटर कितनी होगी 40 मीटर, बटे कुल टाइम क्या होगा 6 सेकंड प्लस 4 सेकंड कितना हो गया 10 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में कौन सा प्रजनन पाया जाता है। अब देखिए वैसे तो आपका जो प्रजनन के प्रकार होते हैं ना, वो आपके एक कोशिकीय जीवों में लगभग सारे ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे होता ना कि निम्न में से कौन सा प्रजनन आपके मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, तो फिजन इसका राइट आंसर आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में एरर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि कौन सा प्रजनन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, तो फिर ये आपका फ्यूजन है, इसका राइट आंसर आता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि तेल या वसा आदि के क्षारीय हाइड्रोक्सिलिक की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि आपका जो साबुन बनता है ना, साबुन बनने में क्या किया जाता है, आपके जो वसा अम्ल होते हैं, वसा अम्ल फैट एसिड, वसा अम्लों की क्रिया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपसे पूछा कि यदि वसा अम्लों की क्रिया आपके क्षारों से करवाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड से करवाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब आपके वसा अम्लों की क्रिया किसी भी क्षार से करवाया जाता है तो आपका साबुन बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि प्रतिरोधकता के पारस्परिक को क्या कहा जाता है। यानी कि प्रतिरोधकता होती है उसका विपरीत क्रम, ठीक है, उसका उल्टा क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रतिरोधकता होती है ना आपका रो, ठीक है, प्रतिरोधकता, उसका जो विपरीत होता है ना 1/ρ, उसको आपके बोलते हैं कंडक्टिविटी यानी कि चालकता।
ठीक है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। लेकिन कंडक्टिविटी का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है? महो प्रति मीटर। क्या होता है आपका? महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, ठीक है। ये इसका होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/ओम इंटू मीटर इसका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक गुण है, ठीक है। अब देखिए आयनिक गुण होते हैं, आयनिक यौगिक, उनके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आयनिक यौगिक होते क्या है। तो देखिए आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनके गलनांक और कृतनांक होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गाइज अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एनटीपीसी के लिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाइएगा। डेली 31 दिसंबर 2020 तक आपको डेली एक मिनी टेस्ट मिल जाएगा, 31 दिसंबर तक। तो आप जाइए, 30 नंबर का टेस्ट है, आपको फ्री मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट आपके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वहां जाकर अपनी जो पढ़ाई है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप वीडियो खत्म होने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए भार होता है ना, वो क्या होता है? W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg। अब देखिए W का मान दे रखा है 98, ठीक है। m का मान आपसे पूछा गया है और g का मान आपको दे रखा है 9.8। तो देखिए m का मान ज्ञात करेंगे, इसका भाग लगाएंगे 98 में 9.8 का, तो m का मान आ जाएगा आपका 10 किलो। क्या आ जाएगा? 10 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। आपको दे रखा है, ये देखिए ये आपका होता है एथेनॉल। एथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो क्या बनता है? तो देखिए जब एथेनॉल की क्रिया आपके ऑक्सीजन से करवाई जाती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जल बनता है। जब किसी भी आपका हाइड्रोकार्बन होता है, अगर उसका आप उसकी दहन अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जल ही बनता है। लेकिन आपको देखिए एक चीज़ आप पहचान सकते हैं इससे, क्या पहचान सकते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि अगर आपको आती है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए कैसे। हीट एंड ट्रायल विधि ये कहते हैं कि आपके किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों में आपकी जो द्रव्यमान होते हैं उसकी हानि क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए यहाँ पर इधर कार्बन की संख्या जो होगी ना, इन ऑप्शन में भी कार्बन की संख्या उतनी ही होगी। अब देखिए इधर कार्बन है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, 2 कार्बन है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में 2 कार्बन है, ठीक है, 2 CO, ठीक है। आप इधर देखेंगे 2 कार्बन इधर है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें 1 कार्बन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन नंबर 3 है उसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए कि यदि किसी विलयन का pH वैल्यू 7 से बढ़कर 14 हो गया तो इसमें किस प्रकार के आयन की सांद्रता में वृद्धि हो गई। अब देखिए मैं आपको pH वैल्यू उसका डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। देखिए pH वैल्यू का डायग्राम होता है ये H+ आयन की सांद्रता होती है, ये OH- की सांद्रता होती है। इसमें इधर 0 होता है, इधर 7 होता है बीच में, इधर 14 होता है। अब देखिए होता क्या है, अगर pH वैल्यू 0 से 7 के बीच है तो वो विलयन होता है एसिड या अम्ल। अगर pH वैल्यू 7 से 14 के बीच होती है तो वो आपका जो विलयन होता है वो आपका होती है क्या? आपका क्षार, यानी कि आपका बेस। और अगर 7 है वो आपका न्यूट्रल होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर pH वैल्यू 7 से बढ़कर 14 हो गया ना, अगर pH वैल्यू है वो आपके 7 से बढ़कर 14 हो गया तो देखिए OH- आयन की सांद्रता होती है ना, देखिए इधर जाने पर क्या हो रही है, देखिए बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे से होता क्या है कि जैसे से आपके H+ आयन की सांद्रता घटती है वैसे वैसे pH वैल्यू घटती है, और जैसे जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे pH वैल्यू होती है वो आपके बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो आपका विलयन होता है, उतना क्या होता है आपका क्षार होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पंखा 50 मिनट तक का आपके उपयोग किया जाता है और 50 मिनट में 90,000 जूल ऊर्जा का खपत कर देता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब गाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले जो आपकी जो ऊर्जा की खपत है ना, इसको हम करेंगे किलोवाट घंटे में कन्वर्ट, ठीक है। तो देखिए 90,000 है, ठीक है, तो इसको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना है। 90,000 में भाग लगा देंगे 3.6 10⁻⁶ का, ठीक है, 3.6 10⁻⁶ का भाग लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 जूल में होते हैं 3.6 10⁻⁶, ठीक है। तो ये तो आपके आगे क्या, जो आपकी ऊर्जा की खपत हुई है वो, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि ऊर्जा की जो खपत होती है ना वो क्या होती है, ऊर्जा की खपत होती है वो क्या होती है कि आपका शक्ति होनी चाहिए, ठीक, वाट में, इंटू समय होने चाहिए घंटे में, और वो बराबर इसके आ जाएगी। अब देखिए P इंटू टी बराबर आपको दे रखा है कि 9 आपका 90,000 इंटू आपका 3.6 10⁻⁶। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है इसकी शक्ति P, तो टाइम का भाग लगा देंगे। अब देखिए P आपको दे रखा है तो क्या कर देंगे 90,000,
ठीक है, बटे 3.6 10 की पावर 6 और टी का भाग लगाएंगे, टी आ जाएगा 50 मिनट। लेकिन ध्यान रखना है टाइम को लेना है घंटे में, तो 50 बटे 60 करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, 60 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा इस, ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 30 वाट। ठीक है, क्या आ जाएगा 30 वाट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ था। तो देखिए न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था और वो जो अष्टक नियम था वो कहता था कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता दिखाता है और ये संगीत के 7 स्वरों के समान थे। लेकिन आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम था केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, कैल्शियम के बाद आपका ये नियम था वो लागू नहीं हुआ था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम था किस तत्व तक लागू हुआ था, तो यह आपके कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कि आपका 4.6 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट जो घंटे होता है ना उसमें आपके होते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई 4.6 में कितने होंगे, तो 3.6 10 की पावर 6 इंटू 4.6 कर लीजिए और इसको हल कर लीजिएगा। लगभग आपके 20 के समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना 20 इंटू 10 की पावर 6 के समथिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि आपके SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए गाइस होता क्या है कि आपके किसी भी आपके कोई भी अणु होता है ना, उसमें क्या होता है कि 1 मोल में आपके क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। एवोगाड्रो संख्या से हम जानते हैं कि 1 मोल में आपके क्या होते हैं 6.022 और 10 की पावर 23 हमेशा इतने परमाणु होते हैं 1 मोल के अंदर। लेकिन आपसे पूछा कि 0.7 मोल में क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 मोल से। तो देखिए 0.7 इंटू 6 कितना जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.2 10 की पावर 23 एटम है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतने आपके 0.7 मोल में आपके परमाणु होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपकी मौजूद होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में आपकी पाई जाती है फेरस यानी कि लोहा, आयरन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आपके हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा या आयरन पाया जाता है और आयरन के कमी होने से आपके एनीमिया रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न ये है कि वेग में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए वेग होता है ना, वेग में अगर चेंज होता है तो वेग में परिवर्तन को मापा जाता है हमेशा आपके त्वरण से, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम, और इसका जो मात्रक होता है वो आपको होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि एकमात्र ऐसी अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए आपके वैसे तो पारा जो होता है ना वो आपकी धातु होती है, वो आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके अधातु पूछा गया है नॉन मेटल, तो आपके ब्रोमीन जो होती है वो आपके ऐसी अधातु होती है जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण जो होता है ना, चुम्बकीय प्रेरण, ये आपके विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपके कोई भी तांबे की कुंडली होती है या धातु की कुंडली होती है ना, तो धातु की कुंडली में आपके होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण आपकी विद्युत धारा बहने लग जाती है। तो इसी गुण को बोलते हैं आपका चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चुंबक उत्पन्न होना। ठीक है, विद्युत धारा के कारण चुंबक का उत्पन्न होना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो देखिए और उसी चुंबकीय प्रेरण से विद्युत धारा बन जाती है। ठीक है, ये विद्युत मोटर में काम आती है, बहुत सारे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई एक कुंडली है और एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच गति के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। और ये आपके जो डायनामो होता है ना, डायनामो भी इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डायनामो जो होता है विद्युत जनरेटर, वो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण ही उसमें विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, रेलवे की पाठशाला सर्च कीजिएगा, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा और फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।